दोस्तों प्रश्न नंबर 100 तक आ गए थे और प्रश्न नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जल के अंदर वायु का जो बुलबुला है वह व्यवहार करता है। कैसा व्यवहार करता है? एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसका एक्सप्लेनेशन जरा देखते हैं। एक्सप्लेनेशन है, हालांकि एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया है, इसका एक्सप्लेन कहाँ पे किया हुआ है। आइए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 102 की तरफ। 102 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति को आपको शीशे में पूरा देखना है तो उसकी जो न्यूनतम जो ऊंचाई होनी चाहिए समतल दर्पण की क्या ऊंचाई होनी चाहिए? वो होनी चाहिए उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। अगर वो व्यक्ति मान लीजिए 6 फुट का है तो 3 फुट का शीशा होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति 2 फुट का है तो 1 फुट का शीशा होना चाहिए। तो ये जब तक समतल दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की ऊंचाई की आधी नहीं होगी, वो व्यक्ति पूरा उस शीशे में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, देखिए कितनी बार रिपीटेड हुआ ये। अगर कोई h ऊंचाई वाला व्यक्ति समतल दर्पण पे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की ऊंचाई को h/2 होना चाहिए। मैंने अभी आपको एक उसके माध्यम से भी समझा दिया, डिजिट के माध्यम से। प्रश्न नंबर आते हैं 103 में। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। कैसी होती है? समतल दर्पण की अनंत होती है। देखिए, हम जानते हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर स्थित होती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है। अर्थात जो डी एप्सिलॉन होता है वो वस्तु की दर्पण से दूरी होती है, डी आई होता है प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, और गोली दर्पण के बीच फोकस दूरी अथवा आर तथा D0 एवं DI में निम्न संबंध भी होता है। एक संबंध होता है 1/D0 + 1/DI = 2/R। ठीक है, जहाँ R क्या है? इसकी वक्रता त्रिज्या है। समतल जो दर्पण होता है इसमें एक फॉर्मूला होता है, कहीं कहीं पे D = हो जाता है। आप इस चीज़ को समझिएगा, यही पूरे इक्वेशंस को चेंज कर देता है। तो देखिए क्या है कि परंतु समतल दर्पण के लिए D0 = -D1 होता है और 2/R = 0 होता है, और R होता है 2/0। ठीक है, R होता है इनफाइनाइट, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए R इनफाइनाइट। अब यहाँ पे देखते हैं, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, वस्तु है, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। क्या है भाई? x डैश और y डैश। यहाँ पे दिखाया गया कि D0 और यहाँ पे DI। ठीक है ना। नीचे बढ़ते हैं, इस पे देखिए लिखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या को अनंत ही लेना उचित होता है, और समतल दर्पण की वो जो वक्रता त्रिज्या होती है वो अनंत पे ही होती है। प्रश्न नंबर 104 है कि 1.50 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना खड़ा प्रतिबिंब संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो 1.50 को यदि आप डिवाइड करोगे तो आएगा 0.75, क्योंकि अभी मैंने बताया अगर व्यक्ति है 2 मीटर का तो जो दर्पण होगा वो आपको कितना लेना पड़ेगा? 1 मीटर का, क्योंकि व्यक्ति की हाइट से दर्पण की हाइट हाफ होनी चाहिए। अगर व्यक्ति है 6 फुट का तो दर्पण होगा 3 फुट का। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपना खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, मतलब एक स्टैंड पोजीशन में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होती है। 1.50 मतलब 150 का आधा करेंगे तो 75, दशमलव लगा देंगे 2 डिजिट के बाद तो 0.75। ठीक है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं किस प्रकार का लेंस? तो वो होता है आपका उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके निवारण के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 106 में देखेंगे तो दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्न के कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सबसे पहले, एक व्यक्ति दूर की पिंडों को स्पष्टता देख सकती है। दूसरा है, लेंस का जो नाभ्यंतर अधिक होता है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस करता है, और इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो गया डी। ठीक है, देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुओं पर दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या होता है पता है? दूर का मतलब दूर की चीज़ें साफ दिख रही है लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिख रही है। तो क्या होता है
कि वस्तु पर जो दृष्टि संकेंद्रित करने में परेशानी होती है। यह दोष मुख्यतः आंखों की पुतली के अधिक छोटे होने के कारण या कार्निया के अधिक समतल होने के कारण उत्पन्न होता है। या तो फिर आपकी आंखों की पुतली अधिक छोटी हो जाए, या तो आपके जो कार्निया है वो क्या हो जाए, समतल हो जाए। इस वजह से दूरदृष्टि दोष होता है। देखिए यहाँ पे जो साइंस है ना घटना चक्र इतनी बेस्ट है कि आपके एनटीपीसी मेंस में हर जगह पूरी की पूरी ये डिप्टो आएगी, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो बस उसको आप 5 बार देखना और मैं लगातार आपके साथ रिवीजन कराता रहूँगा। कुछ दिनों बाद हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ भी चालू करने वाले हैं जो कि एनटीपीसी के मेंस की होगी। हालांकि हम लोगों ने प्री तो नहीं टैकल कर पाया था, लेकिन मेंस को अब हम लोग टैकल करेंगे। और मेंस में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पेपर, लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर्स हैं वो पूरे क्वेश्चन पेपर करूँगा और मैं पूरे 120 जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे कंप्लीट कराएंगे और एक पूरी टेस्ट सीरीज़ अपलोड करेंगे। मैथ्स जो है उसको करने का तरीका आपको बताऊंगा कि मैथ्स कैसे किया जाता है। मतलब सॉल्व करना नहीं है, आपको कैसे ऑप्शन के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जल्द ही हम लोग बस आने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए। आते अपने प्रश्न पे कि और इस दोष को ठीक करने के लिए आपको उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। समझ लीजिए, उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है, आपको समझ में आ गया होगा। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है, वो है नतोदर। अब देखिए नतोदर आपको दे दिया, अब आप बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे अटपटे नाम देके, नतोदर या कॉन्वेक्स। अब निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा होगा, अवतल लेंस होगा। ठीक है, अवतल भी बोलते हैं, नतोदर भी बोलते हैं और अपसारी भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में ऐसे मोड डाल के आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि अवतल के अलावा कोई ऑप्शन आपको पता ही नहीं। तो आप क्या करेंगे, अभिसारी भी नहीं पहचान पाएंगे और नतोदर तो पहचान ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, पास की जो वस्तुएं हैं बिल्कुल साफ दिखेंगी, बट दूर की जो वस्तुएं हैं वो आपको साफ नहीं दिखेंगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा लेंस, अपसारी, अवतल या नतोदर। ठीक है, प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 108 में। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है कैसे। अभी हम लोगों ने बात करी अवतल लेंस से, तो अवतल लेंस या नतेदारी लेंस, या अभी एक और लेंस का हम लोगों ने नाम दिया था अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, नतेदारी लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, लेकिन एक निश्चित दूरी से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इस दोष के निवारण के लिए व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 109 आते हैं मायोपिया, जिसको निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। कैसे किया जाता है मायोपिया में, आइए देखते हैं। अवतल लेंस से, मैंने आपसे बोला ना अवतल लेंस से। अवतल लेंस को क्या क्या नाम अभी जानते हैं, हम लोग बोल चुके हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। निकट दृष्टि दोष की जो रोग है वो मुक्ति होती है, वो कैसे होती है, अवतल लेंस के द्वारा। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। प्रश्न नंबर 111 पे आते हैं। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसको कुछ समय बाद वो चीज़ें साफ देख पाता है। ऐसा क्यों? ये आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। आप धूप से आ रहे हैं, छत से आ रहे हैं, और जैसे आप नीचे कमरे में घुसे वहाँ पर लाइट नहीं जल रही है या लाइट जल रही है, तो भी आपको थोड़ी देर लगता है आपकी पुतलियों को एडजस्ट करने में, सामान देखने में। ठीक है, वो क्यों होता है? ये प्रैक्टिकल है, ये साइंस है। क्यों? कोई वो साइंस नहीं है जो क्या एकेडमिक वाली, ये तो सामान्य है। तो इसमें देखिए क्या होता है, आँखों में स्थित जो कोन फोटो रिसेप्टर, ठीक है, कोन फोटो रिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूल होते हैं, जबकि रॉड रिसेप्टर अंधेरे में कार्य करने के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो हैं, कोन रिसेप्टर और रॉड रिसेप्टर। ठीक है, जो तीव्र प्रकाश में रोडो स्प्रेटर या रॉड स्प्रेटर समाप्त हो जाता है या छीड़ होकर निष्क्रिय हो जाता है, जबकि अंधेरे में रोडोस्पेक्टर पुनः विचरण या पुनः संश्लेषित हो जाता है। ठीक है ना, तो इस कारण से अंधेरे में जो रखी वस्तुएं हैं उसको दिखने में देर लगती है। तीव्र प्रकाश के क्षेत्रों से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर पुतली के आकार में भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, और जिसमें आंखों के अंधेरे के प्रति अनुकूल होने के लिए कुछ समय लगता है। ठीक है, प्रश्न नंबर आते हैं 12 में। पढ़ने में काम करने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से होते हैं? वो होते हैं उत्तल।
ठीक है। जैसे आप जाते हैं, डॉक्टर बोलता है आपकी नज़रें कुछ वीक हैं, तो आपको क्या देता है, कहता है ये चश्मा लगा लो, या कंप्यूटर के सामने काम कर रहे हो तो भी ये चश्मा लगा लो, तो वो उत्तल लेंस का चश्मा होता है। बीच में मोटे तथा किनारे पर पतले, समझिएगा मैं फिगर बना देता हूँ, बीच में मोटा और ये किनारे पे क्या है, पतला। देखिए ये मोटाई है, ये बीच में क्या है, पतले हैं। बीच में मोटे तथा किनारे पे पतले आकार वाले ग्लासेस को उत्तल लेंस कहते हैं। यह अनंत से आने वाली किरणों को सिकोड़ता है और इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस का उपयोग पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस में करते हैं या दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु होता है। देखिए ये जो आ रही लेंस, ये जो किरणें आ रही, ये जो किरणें आएंगी वो एटलीस्ट कहाँ मिलेंगी, यूँ ऐसे आके मिल जाएंगी। तो ये क्या होता है, मोड़ देता है, एक पॉइंट पे लाके इनको बिंदु कर देता है। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस कहलाता है, ये कहलाता है उत्तल लेंस। ठीक है। आँखों में संकेंद्रण होता है, कैसे होता है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। आँखों में संकेंद्रण, ठीक है, लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है। आँखों में संकेंद्रण जो है वो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा होता है, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न नंबर आते हैं 114, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको ये बताना। देखिए सही नहीं है, देखिए मृगतृणा, मृगतृणा एक प्रकाशीय भ्रम है। मृगतृणा बोलिए या मरीचिका बोलिए, बात एक ही है। जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है, ये बात बिल्कुल सच है। नहीं है पूछा, ये सच है। सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये बिल्कुल सच है। गर्मी में सामान्य सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं, ठीक है। एक छोटे छिद्र वाला दर्पण, उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक एवं गले के अवतल में ध्यान देता है, तो ये इसका सही नहीं है, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए हेड मिरर होता है ना, हेड मिरर का प्रयोग डॉक्टर कान, नाक और गले की जांच के लिए करते हैं। यह छोटे छिद्र वाला अवतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है छोटे छिद्र वाला, ऑप्शन नंबर डी। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है उसे क्या बोलते हैं, खोज बत्ती में, तो वो होता है आपका नतो दर्पण। देखिए नतो दर्पण के बारे में बात आ गई ना, वही वाली बात है। कौन सी हो गया, नतो दर्पण। उत्तल लेंस के बारे में भी हम लोगों ने बात कही थी, नतो दर्पण, अपसारी, ये सारे चीज़ थे, वर्डिंग थी वहाँ पर। कारों की हेडलाइट, खोज बत्ती, सर्च आदि में परावर्तक के रूप में अवतल दर्पण या नतो दर्पण, अभी मैंने बताया ना, अवतल दर्पण या नतोदल दर्पण या अभिसारी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के प्रयोग द्वारा खोज बत्ती में समानांतर प्रकाश किरणें उत्पन्न होती हैं। एक व्यक्ति को स्पष्ट न्यूनतम दूरी दिखने के लिए कितने सेंटीमीटर की जरूरत है, वो 25 सेंटीमीटर की जरूरत है भाई। नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है, नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होती है, यह इसे आँख का निकटतम बिंदु कहते हैं। निकटतम बिंदु की तरह पूरी बिंदु भी होता है। सामान्य आँखों के लिए यह अनंत होता है। इस प्रकार सामान्य मनुष्यों की नेत्र दृष्टि का जो विस्तार हो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक होता है। प्रश्न नंबर आते हैं 117 में, सामान्य आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी, ठीक है ना। देखिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पे। कह रहे हैं कि मानव के समान है स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है, 25 सेंटीमीटर। ये भी बिल्कुल सही है। आँखों के लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है, वो होता है आपके सिरियरी मांसपेशियों के द्वारा। प्रश्न इसमें देखते हैं, सिरियरी मांसपेशियों के शिथिल संकुचन से आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस को फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर आते हैं 112 में, लेंस की जो क्षमता है, पावर है, वो कैसे चेक करी जाती है, डायोप्टर से। डायोप्टर मतलब +D डायोप्टर होता है, ठीक है ना। देखिए एक लेंस की जो क्षमता है या शक्ति है, फोकस दूरी f प्रतिलोम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी मीटर में मापी गई है तो p बराबर 1/f। लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, ठीक है, वो डायोप्टर होता है लेंस क्षमता का जो मात्रक होता है, और इसे जो d से प्रदर्शित करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक तथा अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये ध्यान रखिएगा
कि अगर ये प्लस है तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्या है, उत्तल लेंस होगा। डी की वैल्यू आ जाए माइनस तो ये आ जाएगा आपका अवतल लेंस, या आपने अभी एक अभिसारी लेंस पढ़ा था, ठीक है, ये दोनों नाम से जानते हैं। यदि किसी ऐनक के लेंस की जो पावर है वो +2 डायोप्टर है तो उसका फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है, डी है ना यहाँ पे, जो डी है यहाँ पे +2, तो पहली बात तो ये किस प्रकार का लेंस है, एक अवतल लेंस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि अगर धनात्मक को माफ़ कीजिएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है ना, पहली बात तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। अब P = 1/f और P की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, F बराबर 100 सेंटीमीटर/P, 2 से डिवाइड करा तो 50। अब ये कौन सा लेंस है, ये उत्तल लेंस है। क्यों, क्योंकि इसका जो D था वो क्या था, पॉजिटिव था, जो इसकी फोकस दूरी है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सारी चीज़ें सेंटीमीटर में रहती हैं। धूप के चश्मे की पावर कैसी होती है, 0 डायोप्टर, लेकिन मैं आपको बताऊँ एग्जैक्ट 0 डायोप्टर का कोई चश्मा मिलता ही नहीं, बहुत महंगे आएंगे अगर एग्जैक्ट 0 डायोप्टर के होंगे, वो लगभग 14 से 15 हज़ार या 20 हज़ार रुपये के रेंज में। जो भी पावर्स जो आपको दिखते हैं ना, ये सब लगे हुए चश्मे जो कि बोलते हैं कि ये धूप के चश्मे हैं, इस पर कुछ ना कुछ पावर होता ही है। चाहे आप गौर करिएगा, चाहे उसमें एक ही डायोप्टर क्यों ना हो या 0.1 प्लस डायोप्टर क्यों ना हो, लेकिन होता है। ये 0 एग्जैक्ट जो डायोप्टर है ना, वो बहुत ही महंगे कॉस्टली चश्मों में आता है। प्रश्न नंबर 123 पे आते हैं कि समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 लेंस जिसमें एक उत्तल तथा एक अवतल लेंस एक दूसरे से सटा कर रखे गए हैं तो इस युग्म का व्यवहार कैसा होगा। समान फोकस दूरी वाले कांच के 2 ग्लास जिसमें एक उत्तल है दूसरा अवतल है एक दूसरे से सटा कर रखे जाएं तो इसका व्यवहार कैसा होगा उस लेंस का। देखिए उस लेंस का व्यवहार होगा कांच की समतल चादर की भांति। अब समझिएगा इसको, समान फोकस दूरी के अभिसारी व अपसारी लेंसों को एक साथ सटा के, अभिसारी और अवसारी लेंस यहाँ से समझ गए होंगे आप, या नातेदारी लेंस भी कहते हैं, वे कांच के समतल प्लेट की तरह व्यवहार करेंगे क्योंकि अभिसारी लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मतलब उत्तल लेंस और अपसारी लेंस की दूरी मतलब अवतल लेंस की जो फोकस दूरी क्या होती है वो होती है ऋणात्मक, जिसमें दोनों लेंसों की युग्म प्रतिफल शून्य हो जाते हैं और यह युग्मन समतल प्लेट की तरह कार्य करते हैं। प्रश्न नंबर 124, कैमरे का जो द्वारक है और कपाट गति का निम्नलिखित में से कौन सा संयोग अधिकतम उद्भाषण होने देगा, तो वो है F = 22 और 1/f, ठीक है। कैमरे का उद्भाषण कैमरे के द्वारक के क्षेत्रफल और समय पर निर्भर करता है, अतः उद्भाषक जो है d² × t मतलब अनुक्रमानुपाती होगा। प्रश्न नंबर 125 में आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरों के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, फिल्म से, ठीक है। आँखों का रेटिना परंपरागत कैमरे की फिल्म की तरह के काम करता है। रेटिना अपने से टकराने वाली प्रकाश किरणों को विद्युतीय सिग्नलों में कन्वर्ट कर देता है जिसे दृश्य सिराएं मस्तिष्क तक ले जाती हैं। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है, वो कहलाता है दृष्टि का पटल, ठीक है ना। देखिए मनुष्य के नेत्र की जो कार्य प्रणाली है वो फोटोग्राफी कैमरे से मिलती जुलती है। जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं। दृष्टि पटल इसे फोकस कर देता है और यहाँ पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब भी बन जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 127, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, वो बनता है दृष्टि पटल मतलब रेटिना में, ठीक है। मनुष्य की आंख फोटोग्राफिक कैमरे की भांति कार्य करती है और जिस वस्तु को हम देखते हैं उससे चलने वाली किरणें कार्निया और नेत्रोद्रव से होकर पुतली के रास्ते से लेंस पर पड़ती हैं, ठीक है ना। दृष्टिपटल इसे फोकस कर देती हैं और यहाँ पर वस्तु का छोटा और उल्टा प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 128 पे आते हैं, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है, वो बनता है आपके रेटिना पर। किसी भी वस्तु का जो है रेटिना पे बनता है। मनुष्य की आंखें किसी वस्तु पर प्रतिबिंबित होती हैं, किस प्रकार से, वो होती हैं आपके रेटिना पर, ठीक है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह क्या होता है, परिवर्तित करता है, चेंज करता है, मतलब रिफ्लेक्ट कर देता है।
जब प्रकाश किरणें वस्तु पर आपतित होती हैं तो उसे अपने परावर्तित होकर अपने आँखों पर पड़ती हैं और वस्तुएं हमें दिखाई देने लगती हैं। प्रकाश का परावर्तन भाग ही वस्तुओं का रंग निर्धारित करता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है लाल, हरा और नीला। क्या? रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इससे बनता है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आते हैं हम लोग 100, हालांकि इसमें देख लीजिए, टेलीविज़न का जो रंग होता है वो कैथोड किरणें नलिकाओं में 3 प्रकार के फास्फर से बनता है, लाल, हरे और नीले से। प्रश्न नंबर 132 में वे कौन से मूल वर्ण हैं जिससे टीवी के पर्दों पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो बस लाल, हरा और नीला, ऑप्शन नंबर ए। जब लाल, हरे और नीले प्रकाश का पुंज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पड़ता है तो एक प्रकाश का रंग बनता है, वो होता है सफ़ेद। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। प्रकाश में 3 मूल या प्राथमिक कलर होते हैं, लाल, हरा और नीला। उनको मिलाने से द्वितीयक रंग बनते हैं, पीला, मैजेंटा का निर्माण होता है। एक प्राथमिक और एक द्वितीयक रंग के जोड़ों को एक दूसरे का पूरक कहते हैं। सभी प्राथमिक रंग तथा सभी द्वितीयक रंगों को मिलाने पर सफ़ेद रंग के प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 134 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? देखिए, लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है। कौन सा द्वितीयक रंग नहीं है? वो है काला। ठीक है, देखिए प्राथमिक रंग तो लाल, हरा, नीला हो गया। अब प्राथमिक रंग को जोड़ के जो बनाते हैं वो बनता है द्वितीयक रंग। तो इसमें कहा गया कौन सा प्राथमिक नहीं, तो काला नहीं है। 3 रंग मूल रंग हैं, कौन कौन से हैं? नीला, लाल और हरा। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। कौन कौन सी होती है? बैगनी होती है, जामुनी होता है, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। ठीक है। जब यह श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर पार किया जाता है तो यह 7 रंगों में विभिन्न हो जाती हैं और इसे प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं। निम्न रंगों में विषम कौन है? वो है भूरा। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंग है जिसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR में भूरा रंग नहीं होता है, अतः भूरा रंग असंगत है यहाँ पर ऑप्शन में। यह श्वेत रंगों को किसी प्रिज्म से होकर पार कराया जाता है तो यह रंग क्या बनता है? VIBGYOR, वायलट, ग्रीन, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। और इसी कन्वर्जन को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है इन्हीं परिघटनाओं से ही होता है। प्रश्न नंबर 138 है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार करना है। देखिए, गोधूली से सूर्य का अमाप। ठीक है। उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना क्या है? ठीक है, विचार करना है। प्रकाश का टिमटिमाना, आकाश में तारों का टिमटिमाना। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 बिल्कुल यहाँ पे सही है। देखिए, संध्या के समय सूर्य का आकार बड़ा दिखाई एक दृष्टि भ्रम होता है। उषा काल में सूर्य का जो लाल रंग अथवा आकाश में तारों का जो टिमटिमाना भी एक दृष्टि भ्रम होता है। आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा महसूस होता है कि वह अनवरत नहीं चमक रहे हैं बल्कि पल पल चमकना बंद करते हैं और फिर से वापस से चमकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तारे निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न घनत्व वाली परतें होती हैं, अतः तारों से चलने वाले प्रकाश का अपवर्तन इन विभिन्न घनत्व वाले परतों से होती है और प्रकाश की मात्रा घट जाती है। साथ ही वायुमंडल की परतें भी हिलती रहती हैं और इसी वजह से तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज के लिए इतना ही करते हैं क्योंकि अब जो हमारे क्वेश्चन आंसर थे वो ख़त्म हो गए हैं लाइट के, और क्वेश्चंस हमारे लगभग हो गए हैं 138। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आएंगे, हम लोग आएंगे ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी के बारे में। बहुत तेज़ी से आपका सिलेबस होगा NTPC मेंस के लिए भी, और प्रीलिम्स तो आपका हो गया होगा, आंसर की भी आ गई मेंस और ग्रुप डी के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।